आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर है हमारा सेकंड। और सेकंड चैप्टर के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और इसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और लगभग 40-42 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। 50 एमसीक्यू। और टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से ग्रुप है हमारा। टेलीग्राम पे 9,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी आपको वहीं पे मिलेगी। और ऐप आप हमारी ज़रूर डाउनलोड करो। इसमें आपको क्विज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आप डेली क्विज़ सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्टों के। और हर संडे को यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन डालते हैं। आपको नोट्स पढ़ने हैं तो नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। गूगल पे आपको जाना है और eklavyastudypoint.com आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे गूगल पे आप जब टाइप करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही है इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से कैटेगरी आ जाएगी। फिर आपको क्लास 12th सेलेक्ट करना है क्योंकि क्लास 12th के ही नोट्स हमने डाले हैं अभी यहाँ पे। और फिर आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट के आप नोट्स पढ़ना चाहें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट के नहीं मिलते हैं तो वेट कर लो, जल्दी ही उसके भी डाल दिए जाएंगे। और यहाँ लास्ट में नीचे जाके आप अपनी ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं वेबसाइट को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी हम कोई नोट्स डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। टोटल 51 क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। ऑप्शन है अभिलेखों के अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेषों को, पुरातात्विक स्रोतों को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिलेख का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, अभिलेख शास्त्र कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया। तो ये यहाँ पे दशक में बात चल रही है सारे ऑप्शन में। तो आपको 1830 का दशक, एग्जैक्ट अगर डेट की बात करें तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 1838 के आसपास की बात है ये। तो आपको दशक में पूछे तो आपको 1830 का दशक लिखना है। ठीक है, 1830 के दशक का मतलब है 1830 से लेके 40 तक के जो समय हो जाता है ये 10 साल का, इसको दशक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जेम्स प्रिंसेप कौन था। क्या ये कोई चिकित्सक था, क्या ये कोई मानचित्रकार था, या ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन का फोर्थ का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर डैश लिखा था। जो अभिलेख और सिक्के मिले हैं उस पर एक शब्द लिखा हुआ था, वो शब्द क्या है, ये शब्द आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार डैश सबसे प्रसिद्ध शासक था। यानी बौद्ध ग्रंथ किसे सबसे प्रसिद्ध शासक मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अशोक को सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है, क्या खुदे होते हैं मतलब किस चीज की बात कर रही हैं। क्या इसे पांडुलिपि की बात चल रही है यहाँ पे, या ताम्रपत्र की बात चल रही है, या फिर अभिलेख की चल रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ही आसान आंसर है, आप आराम से कर दोगे। आपको पता है कि अभिलेख जो होते हैं, ठीक है, वही होते हैं ये। यानी कि अभिलेख जो होते हैं पत्थर पे खुदे हुए अक्षरों से लिखना, किसी धातु पे लिखना, या फिर मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पे जो लिखते हैं वह अभिलेख कहलाता है। तो अभिलेख जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7th का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहे हैं कि प्राचीनतम अभिलेख डैश भाषा में लिखे थे। जो प्राचीनतम अभिलेख थे ये किस भाषा में लिखे थे। तो आपको ये इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहे हैं कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है।
लेकिन ये काल क्यों माना जाता है, ये आपके क्वेश्चन के अंदर है। तो आपको चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से देखने हैं। कह रहे हैं कि आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ था, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास, या फिर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाना चाहिए उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाओ आप। ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 10th। तो ओलिगार्की जो होता है ये समूह का शासन होता है, यानी कि जिस जगह पर समूह शासन करता है, यानी कि एक शासक नहीं होता बल्कि कई सारे लोग मिलकर शासन करते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप शासन करता है, उसको ओलिगार्की कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समूह का शासन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। 11th पे आ जाइए। लगभग डैश से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू करी। यानी कि ऑप्शन देखो, ये मतलब ये समय पूछा जा रहा है, यानी आपसे काल पूछा जा रहा है। कौन से काल में, कौन से समय में ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू करी थी? ऑप्शन है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे पूर्व है, ईसा पूर्व है ये। यहाँ पे मैं टाइप करना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे सब में ईसा पूर्व लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कहने की छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी यहाँ पे भी बीसी की बात चल रही है। ईसा पूर्व में डैश सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया था? ऑप्शन में है कौशल, कुरु, पांचाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो है मगध। आप जानते हैं कि मगध जो था वो बहुत शक्तिशाली बन गया था इस समय में। अगला क्वेश्चन है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? अच्छी खेती की उपज थी यहाँ पे, लोहे की खदान थी, हाथी की उपलब्धता थी, या फिर सभी? तो आपको सभी जानते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। आरंभ में मगध की राजधानी डैश थी। देखिए मगध की राजधानी जो थी वो आपको दो तरह की मिलेगी, एक प्रारंभ में और एक बाद में। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? आरंभ में पूछा गया। तो आरंभ में जो थी वो राजगृह थी, ठीक है, इसको राजगीर भी कहा जाता है, ये थी। बाद में पूछा जाए, चलिए बाद में कौन सी राजधानी हो गई थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आपके लिए हो जाएगा ये दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, की बाद में कौन सी राजधानी बनी थी, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था? अशोक के अभिलेख जो थे उसमें अलग अलग भाषाओं का आपको प्रयोग दिखेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, पश्चिमोत्तर की तरफ, यानी कि ये आपका पश्चिमोत्तर आपका अफगानिस्तान साइड की बात चल रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरेमाइक और यूनानी। और क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना डैश ने की थी? बहुत ही आसान है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और इनकी सहायता किसने करी थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17। कलिंग का संबंध किस राज्य से है? अगर वर्तमान के हम इन राज्यों को देखें तो कलिंग का संबंध जो है वो किस राज्य से है? ये आपके लिए है आज का तीसरा क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। और जब आप कमेंट में आंसर बताते हैं तो सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का नंबर और फिर उसका ऑप्शन या आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। और एक सिंगल कमेंट में ही सारे आंसर लिखो। बहुत सारे बच्चे पांच पांच कमेंट कर देते हैं 5 क्वेश्चन को बताने के लिए, आपको एक ही कमेंट के अंदर पांचों के आंसर लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, याद रखें, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, ठीक है। यहाँ पे आप चाणक्य भी कह सकते हो। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाणक्य भी आपको कई जगह पे लिखा मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। इंडिका की रचना किसने की थी? अब आपको इसका देना है मुझे कमेंट में आंसर। ये हो जाएगा आपके लिए आज का तीसरा क्वेश्चन। इंडिका के लेखक इनमें से कौन से थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डैश पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? पहला सम्राट था, अशोक हो जाएगा, ठीक है।
ये अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का पहाड़, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो ये है तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला और उज्जैनी जो थे ये लंबी दूरी वाले जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था वहां पे स्थित थे। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, महामात नाम के जो अधिकारी थे, इनका क्या कार्य था, क्या काम करते थे ये लोग, किस लिए इनकी नियुक्ति हुई थी? तो ये धम्म का प्रचार करते थे। अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा, अशोक के द्वारा आदेश मिला था धम्म के प्रचार करने का, तो इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए थे जिनको महामात कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25वां अग्रहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक मध्य एशियाई मूल के थे? अब आपको ये बताना है मुझे कमेंट के अंदर। ये आपका आज का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से शासक है जो मध्य एशियाई हैं? चोल, पांड्य, शक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश की उपाधि धारण की थी? सम्राट की उपाधि, देवतुल्य की उपाधि या देवपुत्र की उपाधि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखो, तो ये क्या करते थे? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाते थे और देवताओं से नजदीकी दिखाने की कोशिश करते थे, अपने आप को देवता का अवतार के रूप में दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए देवपुत्र की उपाधि रखते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त शासकों का इतिहास हमें पता लगता है किसकी सहायता से लिखा गया है? ठीक है, डैश की सहायता से लिखा गया। हमें कैसे पता लगता है? तो इसके लिए साहित्य का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके लिए सिक्के का भी इस्तेमाल किया गया और इसके लिए अभिलेख का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि तीनों ही यहाँ पे सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे आंसर मुझे बताइए कमेंट में। ये आपका हो जाएगा 5th क्वेश्चन। ये सारे आंसर मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताए हुए हैं, और आपने अगर लाइव क्लास अटेंड करी हो, जो मैंने लाइव कराई थी जिसमें मैंने सपोर्टिंग मटेरियल कराया था, वहां पे मैं ये सारे के सारे आंसर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप बताते रहो। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अब देखो यहाँ पे एक चीज है, मरम्मत की बात चल रही है, जिसको कई जगह पे जीर्णोद्वार, जीर्णोद्धार ऐसे कुछ भी लिखा रहता है शब्द, ठीक है। मरम्मत, इस यहाँ पे ये नहीं पूछा किसने बनवाई थी, तो इसके मरम्मत जो है रुद्रदमन आपको आंसर देना है। और बनवाया उनसे पहले जा चुका था, ठीक है, बनवाया नहीं था इन्होंने, इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 31 है, पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखो छोटे किसान के लिए भी किया जाता था और जमींदार के लिए भी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हर्षचरित्र जो है वो किस भाषा में लिखी हुई है? ठीक है, हर्षचरित्र जो है किस भाषा में लिखी है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और हर्षचरित्र किसकी जीवनी थी? तो ये जो हर्षवर्धन शासक थे, जो कि कन्नौज के शासक थे, इनके जीवनी लिखी गई थी। और किसने लिखी थी इसे, किसने, मतलब इसको लिखने वाले कौन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ध्यान से देखो, बाणभट्ट, पाणिनि, अश्वघोष, हरिशेन। तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी थी आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा में लिखी थी। किसका जीवन चरित्र है ये? हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। कहाँ के शासक थे वो? कन्नौज के शासक थे वो। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इनकी पुत्री थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36 है, दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं? ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कोई भी, नो ऑप्शन। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। और ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर मिलेगा, ये छोटे से बॉक्स में। आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता था? ये भी आपको बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या होता था कि जो व्यापारी लोग होते थे इनका एक संघ होता था ये, ठीक है, व्यापारी का संघ होता था। और तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 38 है, पेरी पेरी प्लस यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। ठीक है, पेरी प्लस जो है ये कहाँ का शब्द है? तो आपको याद रखना है यूनानी भाषा का शब्द है, और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? समुद्री यात्रा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 आ गया है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपके लिए आज का शायद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, आप आपसे पूछा जा रहा है, अब इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, मुद्रा शास्त्र क्या है? तो ये क्या करते हैं, जो मुद्रा शास्त्री होते हैं ये सिक्कों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और इसमें कुछ और चीजें जोड़ दी जाती है मुद्रा शास्त्र में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये 1 मार्क्स में आए चाहे ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आए, पर ये आता बहुत ज्यादा आपके इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 41 है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन जो ब्राह्मी लिपि जो थी इसका अर्थ निकाल लिया था। अब यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखो, आपको याद होगा जो इस वीडियो का शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ही हमने पूछा था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 1830 के दशक में, आपको याद आ जाएगा मैंने बताया था 30 के दशक में। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा है जो 1830 के दशक की बात कर रहा है? पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, और लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 1830 का दशक, तो आप आराम से ही कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन करीब के भी आ जाए तो भी आपको मतलब दिमाग में ये बातें बिठा के रखनी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, देवाना पिए, देवाना पिए का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये आपके लिए कमेंट का है, आप कमेंट में बताइए, आपके लिए छठा क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का शायद। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क जो थे वो, कनिष्क जो शासक थे वो कौन से शासक थे? क्या ये कुषाण शासक थे, या शक शासन थे, या चोल शासक थे, या इनमें से कोई नहीं? ये आपके लिए आज का 7th क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, ओ सॉरी 44वें पे आ जाओ, अभिलेख की साक्ष्य सीमा क्या है? ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है आपके, बट मैंने आपको पॉइंट में दे दिया है। ठीक है, धुंधले अक्षर होना ये भी एक सीमा है, उसकी लिमिटेशन है। अभिलेख टूट जाते हैं ये भी लिमिटेशन है। अभिलेख कई जो है नष्ट मिले हैं, ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है, और उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऊपर के आंसर आप पॉइंट जो आपके सही है। 45 पे आ जाओ, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंत था ये लगभग लगभग 185 बीसी की बात है, यानी 185 ईसा पूर्व की बात है, मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ, हर्षवर्धन कौन थे? ये शायद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे अभी मैंने, तो ये कन्नौज के राजा थे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन आपसे और भी पूछे थे इस वीडियो में, तो आपको याद हो गया होगा वहीं पे। 47वां क्वेश्चन है कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? कमेंट में आप बताएंगे, ये आपके लिए 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो यहाँ पे 1 समिति 6 उप समिति थी, 2 समिति 4 उप समिति थी, 3 समिति 4 उप समिति थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 1 समिति और 6 उप समिति होगा। ठीक है, 49वां देखो, जातक कथा किससे संबंधित है? ऑप्शन में है महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, आपने चैप्टर में मैंने आपको त्रिपिटक वगैरह के बारे में भी बताया था, तो आपको वहां से भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए किसने किए थे? शकों ने किए थे, सातवाहनों ने किए थे, कुषाण शासकों ने किए थे, या गुप्त शासकों ने किए थे? ये भी आपको कमेंट में बताना है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी ले रखे हैं जो कि आपके सपोर्टिंग मटेरियल से, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कमेंट में बताइए, आपका लिए 8वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। और लास्ट क्वेश्चन है कि डैश ऐसा भूखंड है, डैश एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन बस जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये है जनपद, ये जनपद कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा, जनपद कहलाता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 51 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे और बहुत सारे क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर बताए हैं, और ये सारे के सारे एनसीईआरटी से बनाए मैंने। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को जो जो मैंने पूछे हैं अपने नाम के साथ इनके आंसर कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं।